धर्मवीर की कहानी ऐसे ही थी। घरवालों के कहने में आकर उसने शादी कर तो ली थी और पत्नी के साथ अपना टूटा हुआ दिल जोड़ने की कोशिश कर रहा था। वह उसकी टाइप की नहीं थी। मर्द अगर किसी औरत से दिल से ना जुड़े तो वह रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता। इसी तरह धर्मवीर के ज़िंदगी में उसकी पत्नी की जगह थी। उनकी सुहाग रात भी अजीब हुई थी। उसकी पत्नी उन्हीं की तरह हाई सोसाइटी से थी। उसको खुली आज़ादी बहुत पसंद थी। धर्मवीर एक पुराने ख्याल का आदमी था। वह औरतों की बहुत इज्जत किया करता था, लेकिन वह जिससे मोहब्बत करता था उसको पा नहीं सकता था। धर्मवीर की शादी उसके स्टेटस के लोगों में ही हो गई थी, फिर भी वह अपनी शादी को बचाने के हक में रहता था। अपनी पत्नी की गलतियों को नज़रअंदाज करता और उसके करीब जाने लगा था, क्योंकि उसकी पत्नी शादी के दिन ही अपने दोस्तों के साथ विदेश घूमने चली गई थी। उसका कहना था कि मैं किसी कैद में नहीं रहना चाहती, और शादी के एक हफ्ते के बाद उसने घर में कदम रखा था। ये बात धर्मवीर को बहुत बुरी लग रही थी। रात के 2 बज रहे थे जब उसने घर में कदम रखा था, और उसने बियर भी पी रखी थी। आते ही बिस्तर पर गिर पड़ी थी। धर्मवीर, जो शादी के एक हफ्ते के बाद भी अपनी पत्नी का इंतज़ार कर रहा था, पर आज वह जिस हाल में लौटी थी उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। वह बाथरूम में जाते फ्रेश होकर बाथ गाउन पहनते बिस्तर पर यूं ही गिर गई थी। उसका गाउन उसके जिस्म से इधर उधर पड़े थे। धर्मवीर उसके कपड़ों को ठीक करने लगा। तभी उसके अंदर का मर्द जाग चुका था, और वह उसकी धर्मपत्नी थी। पहली बार वह अपनी धर्मपत्नी के साथ बहक गया था, और उस रात उसने अपनी पत्नी के साथ सुहाग रात मनाई थी, जो दिल से तो नहीं था, लेकिन शायद उसे उस वक्त उसके जिस्म की ज़रूरत थी। उसके कपड़े ठीक करने के चक्कर में वह उसके इतने करीब जा चुका था। उसने भी फुल बियर पी रखा था। वह भी अब धर्मवीर के जिस्म के आग को बुझा गई थी। उसे तो इसी तरह की मोहब्बत चाहिए थी, लेकिन धर्मवीर को उसकी एक भी आदत अच्छी नहीं लगती थी। आखिरकार उसकी उस रात की गलती से उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई थी, और वह किसी भी हाल में अपना फिगर ख़राब नहीं करना चाहती थी। उसका कहना था, ये बच्चा मैं पैदा नहीं करूँगी। धर्मवीर के एक गलती की वजह से ये बच्चा इस दुनिया में आ चुका था। वह अपने बच्चे से बहुत मोहब्बत करता था। उसने अपनी पत्नी से वादा किया था कि वह उसके बच्चे को जन्म दे देगी तो वह उसको डिवोर्स दे देगा, और आज उसकी पत्नी को गए हुए कई दिन बीत चुके थे, और आज उस बच्चे के लिए उसने दूसरी शादी की थी। पर धर्मवीर की किस्मत ही खराब थी। सोम्या एक बहुत ही चुलबुली लड़की थी। जीप में बैठते हुए सोम्या ने पलट कर देखा। रोबिन अपनी स्कूटी स्टार्ट कर रहा था। सोम्या के गालों पर लाली छाई हुई थी। जल्दी से दुपट्टे को ठीक करके वो बैठ गई। अपनी मोहब्बत को किसी के सामने खोलना नहीं चाहती थी। ये तो उसकी किस्मत अच्छी थी, उस जीप में उसके गांव की कोई लड़की नहीं होती थी, और वैसे भी उस गांव से वह अकेले शहर पढ़ने जाया करती थी। सिर्फ एक वही थी जिस पर वह उस हवेली के लोगों की उस पर कृपा थी। उसके पापा को कहकर धर्मवीर ने उसे शहर के सबसे महंगे कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया था। वह सिर्फ 20 साल की ही तो थी। बेहद खूबसूरत, बड़ी बड़ी काली आंखें, खूबसूरती तो जैसे उसके चेहरे से टपकती थी, मगर न जाने क्यों घर वापस जाने के ख्याल से उसका दिल हमेशा ही बुझ जाया करता था। गाड़ी ने उसे गांव जाने वाली बस स्टैंड पर उतारा तो वो बैग लिए अपना दुपट्टा संभालते हुए उतर गई। हवेली थोड़ी ही दूर पर थी। वह तेज तेज कदम उठाने लगी। आज कुछ देर हो गई थी। हवेली के दरवाजे पर कुछ अजीब सी भीड़ नजर आ रही थी। वह हैरान होती हुई अंदर दाखिल हुई। सामने ही उसकी माँ कलावती खड़ी थी। आ गई सोम्या, कितनी देर से तेरा इंतजार कर रहे हैं हम लोग, जल्दी अंदर आओ। कपड़े बदलकर कलावती ने सोम्या का बाजू पकड़ा तो वह हैरान हुई। माँ रोजाना तो आते के साथ किचन के कामों की एक लंबी लिस्ट थमा दिया करती थी, आज कपड़े बदलने को क्यों कह रही थी? लेकिन कलावती के पास सोम्या के सवालों का फिलहाल कोई जवाब नहीं था। उसे बाजू से घसीटते हुए वह अपने कमरे में ले गई। शानदार हवेली के एक साइड में बना हुआ एक छोटा सा कमरा, जहां सोम्या और उसके माँ बाप का थोड़ा सा सामान पड़ा हुआ था। वह हवेली की मेहरबानी से वे तीनों इस हवेली के कमरे में पिछले कई सालों से रह रहे थे। ये लीजिए, जल्दी से हाथ मुंह धो लो और ये कपड़ा पहनकर तैयार हो जाओ, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, सोम्या की माँ ने कहा। तो सोम्या की आंखें बेयकीनी से फैल गई। कलावती ने कपड़ा उसे थमाया था। वह कोई आम कपड़ा नहीं था, वह शायद लहंगे का जोड़ा था, जो देखने में ही अंदाजा हो रहा था शहर के किसी महंगे बुटीक से खरीदा गया हो। मुझे आप दुल्हनों के ड्रेस क्यों पहना रही हैं? ये तो शादी का दुल्हन का लहंगा है, मैं इसे क्यों पहनूंगी? सोम्या की हैरानी भरी आवाज़ पर कलावती का दिल चाहा कि वह अपना सर पीट ले। तू क्यों नहीं पहनेगी? आज तेरी शादी है, और वह भी धर्मवीर के साथ। ये लहंगा धर्मवीर जी ने ही मंगवा कर दिया है, वरना हमारी इतनी औकात कहाँ कि हम ऐसा महंगा लहंगा खरीद सकें।
न जाने कितने लाख का होगा। अब जल्दी करो, धर्मवीर का हुक्म है कि शाम से पहले ये शादी हो जानी चाहिए। सौम्या की आवाज़ थी जैसे कोई बम उसके कानों से फूट कर गई हो। उसकी आंखें बेयकीनी से फैल गई। ये क्या तमाशा है? मम्मी, मैं धर्मवीर से शादी क्यों करूँगी? हम उनकी हवेली में रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं है। सौम्या की बातों पर कलावती ने लपक कर उसको दोनों बाजू से दबोच लिया था। अपना मुंह बंद कर, कलमोही लड़की, भगवान तेरी किस्मत जगा रहा है और तेरी इस छोटी सी बलिदान के बदले जो फ़ायदा हमें मिलने वाली है उसके बारे में तुमने कभी सोचा? बरसों पुराना कर्ज है जो तेरे बूढ़े बाप से नहीं दिया गया और उसकी हड्डियां घिस गई है हवेली की सेवा कर करके। और हवेली के हमारे ऊपर कितने एहसान हैं, भूल गई है क्या तू? उन सब एहसान के बदले अगर उसने तेरा हाथ मांगा है तो मना करने की हिम्मत हम दोनों में तो नहीं। चुपचाप तैयार हो जाना। कलावती के बात पर सौम्या की बड़ी बड़ी आंखें आंसू से भरने लगी थी। दो टुक शब्दों में कहकर वह लहंगा और मेकअप का सामान उसके सामने रखते हुए कलावती कमरे से बाहर निकल गई थी। सौम्या का दिल चाहा वह फूट फूट कर रोते। उसे अपने किस्मत से हमेशा ही शिकायत रही। हवेली में वह एक फालतू टिश्यू पेपर की तरह पली बड़ी हुई थी, लेकिन अब उसकी ज़िंदगी का भी फैसला किया जा रहा था। उसने पलटकर उस लहंगे की तरफ देखा और तभी उसे एक जोरदार झटका लगा। उसे रॉबिन का ख्याल आया। शादी के सपने तो उसने सिर्फ रॉबिन के साथ ही तो देखे थे, तो फिर वो हवेली के धर्मवीर के साथ ये शादी कैसे कर सकती थी? सौम्या को घबराहट होने लगी। उसने जल्दी से अपना दुपट्टा लपेटा। मन में कहा, मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। चेहरे को दुपट्टे से छुपा लिया। अपने कमरे से बाहर निकल रही थी, लेकिन उससे पहले कि वह कदम बाहर निकालती, सामने ही हवेली की दो नौकरानी आती हुई दिखाई दे रही थी। उनका मुंह सौम्या की तरफ था। धर्मवीर ने ब्यूटिशियन को भेजी थी ताकि उसको दुल्हन बना दिया जाए। पंडित जी बस आने ही वाले हैं। नौकरानी की बात पर सौम्या जहाँ की तहाँ खड़ी रह गई। उसके आसपास घेरा बन चुका था। नौकरानियों ने जबरदस्ती उसको बाजू से पकड़कर ड्रेसिंग रूम में ले जाने लगी। अब सौम्या को अपने सारे रास्ते बंद होते हुए नजर आए थे। ना चाहते हुए भी वो मेकअप की कुर्सी पर बैठी रही। ब्यूटिशियन उसे तैयार कर रही थी। सौम्या बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। वह धर्मवीर से शादी करने का सोच भी नहीं सकती थी। यूं लग रहा था जैसे किसी को कोई गलतफहमी हुई होगी, मगर उसके सारे शक उस वक़्त मुंह मोड़ गए थे जब ठीक 1 घंटे के बाद हवेली की नौकरानियों ने उसे मंडप तक ले आए, जहाँ पर पंडित जी और धर्मवीर पहले से ही थे। जब पंडित जी ने कहा, बेटा मंडप के पास बैठ जाओ, सौम्या जैसे गूंगी होकर खड़ी थी। सामने ही उसके बूढ़े माँ बाप खड़े थे। बाप के झुके हुए कंधे और कलावती के चेहरे पर झुर्रियाँ। घूंघट के पीछे सौम्या ने अपनी आंखें जोर से मींच ली। कांपते हाथ पैर के साथ वह उस मंडप में बैठ गई। फिर पंडित जी ने अपनी आगे की कार्रवाई शुरू की। फिर शादी संपन्न हो गई। उसे सभी आशीर्वाद दे रहे थे। सौम्या, अब तो तेरे भाग जाग गए हैं। हवेली की मालकिन बन गई, धर्मवीर की पत्नी बन गई, तेरी बेटी। लेकिन आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे? मेरे तो समझ से बाहर था। ये पुरानी नौकरानी थी जो कलावती के कान में कुछ कह रही थी। कलावती ने कोई जवाब न दिया। न जाने क्या कुछ उसके कान में कहा। सौम्या का दिमाग जैसे काम करना भूल गया था। उसके दिमाग में धर्मवीर का सारा चेहरा घूम रहा था। लंबा चौड़ा आदमी, आंखों पर काला चश्मा। उसकी पर्सनालिटी बहुत शानदार थी। हमेशा चुप रहता था, कंधों पर ओढ़ी हुई शाल। वह उससे उम्र में कम से कम 15 साल बड़ा था। लोग एक एक करके कमरे से निकलते चले गए। वह कमरे में बिल्कुल अकेली बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू टपक कर लहंगे पर गिर रहे थे। उसने ये सब कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसे धर्मवीर से बहुत नफरत महसूस हुई, जिसने उसके सारे सपनों को पल भर में तोड़ दिया था। दरवाज़ा हल्के से खुला और हवेली की 2 नौकरानियां अंदर दाखिल हुई। मालकिन, आपको मालिक धर्मवीर के कमरे में लेकर जाना है। नौकरानी की आवाज़ में बहुत इज्जत थी। कल तक जो उसे सौम्या कहकर बुलाया करती थी, आज वह मालकिन कहकर बुला रही थी। मगर उस इज्जत ने सौम्या को खुश करने के बजाय और गुस्से में कर दिया था। धर्मवीर के कमरे में जाने का ख्याल ही उसे बुरा लग रहा था, मगर नौकरानी आगे बढ़कर उसे उठा चुकी थी। दोनों तरफ से सहारा देकर उसे हवेली के अंदर ले आए। धर्मवीर का कमरा कहाँ था, ये बात अच्छी तरह जानती थी। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए नौकरानी उसे धर्मवीर के कमरे में ले आई। कमरा बहुत खूबसूरत था। आज से पहले शायद सौम्या इस कमरे में कभी नहीं आई थी। आज तो इस कमरे को काफ़ी अच्छे से सजाया गया था। फूलों की सजावट कमरे को बिल्कुल अलग बना रही थी। एक नज़र देखने पर ही सौम्या को अंदाज़ा हो गया कि ये शादी इतनी भी अचानक नहीं हुई थी जितनी वो समझ रही थी। नौकरानी ने उसे बेड पर बिठा दिया और खुद कमरे का दरवाज़ा बंद करके बाहर चली गई थी। धड़कते दिल को संभालते सौम्या बिल्कुल सुन बैठी थी जब उसके छोटे से पर्स में रखा हुआ मोबाइल गुनगुनाने लगा, और वो बुरी तरह से डर गई थी क्योंकि ये मोबाइल शायद कलावती ने उसके पर्स में डाल दिया था। कांपते हाथों से सौम्या ने मोबाइल निकाला।
सामने रोबिन का नंबर जगमगा रहा था। सौम्या की आंखों से आंसू बहने लगे। वह उसे क्या जवाब देगी? आज सुबह ही तो उसकी रोबिन से मुलाकात हुई थी। जब उसने उसे बताया था कि जल्दी उसकी नौकरी लग जाएगी तो फिर वह उसके घर रिश्ता भेज देगा। लेकिन यहाँ तो दुनिया ही पलट कर रह गई थी। कांपते हाथों से उसने मोबाइल साइलेंट पर करके उसे वापस पर्स के अंदर डाल दिया। उसका दिल चाहा कि वो फूट फूट कर रोए, लेकिन धर्मवीर के कमरे में सांस लेते हुए भी उसे घुटन हो रही थी। उसके निगाह में डर था। आखिर उसने ये सब कुछ क्यों किया था? उसने तो कभी सौम्या से बात तक नहीं की थी और फिर अचानक उससे शादी तक कर बैठा। बेड से टेक लगाकर सौम्या ने पलकें बंद कर ली। न जाने कब उसकी आंख लगी, उसे खबर नहीं हुई। हल्की सी आहट पर दरवाज़ा खोलकर धर्मवीर अंदर दाखिल हुआ था। उसकी निगाह सौम्या पर पड़ी। उसने अपना घूंघट उठा लिया था। बेड के किनारे से टेक लगाए वह उस अचानक शादी के बारे में सोचते सोचते सो चुकी थी। वह इतनी खूबसूरत लग रही थी, धर्मवीर को अपनी निगाह पलटना मुश्किल हो गया था। लेकिन उसी पल उसकी गोद में बड़ी मुश्किल से 6 महीने का प्रियांशु रोना शुरू कर दिया था तो वह चौंक सा गया था। सारे जज्बात पल भर में हवा हो गए थे। उसने जल्दी से प्रियांशु को कंधे से लगा लिया। वह रोने की तैयारी कर रहा था। बेड के पास जाते हुए जोर से खांसा। सौम्या, जो पहले से नींद में थी, एकदम घबराकर जाग गई। उसकी आंखें लाल हो रही थी। उसने नासमझी वाले अंदाज में बेड के साइड खड़े धर्मवीर को देखा, जिसकी गोद में नन्हा सा प्रियांशु रो रहा था। उसे भूख लगी थी और शायद उसका डायपर भी गीला हो रहा था। उसे चेंज करवा दो, वह धीरे से बोलते हुए कहा। धर्मवीर ने प्रियांशु को सौम्या की गोद में डाल दिया। वो हैरान परेशान कभी प्रियांशु को देखती, कभी धर्मवीर को। हमेशा की तरह ही लग रहा था। सफ़ेद रंग के कॉटन के कपड़े में उसकी शानदार पर्सनैलिटी बिना वजह ही कमरे में एक अलग रौब डाल रही थी। इतनी शानदार पर्सनैलिटी के लिए मगर उसका चेहरा गंभीरता से भरा हुआ था। वह चुप से बेड के किनारे की तरफ बैठ गया। सौम्या की आंखों में हैरानी की जगह गुस्से ने ले लिया। मुझे क्या पता इतने छोटे बच्चे के साथ क्या करते हैं, और अगर ये रो रहा है तो उसे नौकरानी को दे दो। मैं इसका डायपर कैसे बदलूंगी? सौम्या ने हैरानी से पूछा तो धर्मवीर के होठों पर धीमी सी मुस्कुराहट बिखर गई और वह उसकी तरफ पलटा और कहने लगा, मेरी हैसियत के हिसाब से मेरे बेटे को किसी नौकरानी की ज़रूरत नहीं। वह नौकरानी के हाथों में पले बड़े, इसलिए तो आज तुमसे मैंने शादी की है। अब तुम उसे माँ बनकर पालोगी। प्रियांशु मेरी जान है और इसमें मेरी जान बसती है। उसकी परवरिश और देखभाल के बारे में मुझे नौकरानी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसका ख्याल रखोगी, उसका पूरा देखभाल करोगी। ये भूखा है, तुम कपड़े बाद में चेंज करना, पहले उसे दूध दे दो। धर्मवीर की आवाज़ पर सौम्या का दिल चाहा कि बच्चे को उठाकर जमीन पर पटक दे, लेकिन रोता हुआ प्रियांशु बार बार उसका दुपट्टा खींच रहा था। अगर आपको लगता है कि मैं आपके बच्चे की आया बनकर उसके कमरे में रहूंगी तो ये आपकी भूल है। मैं हवेली में रहती जरूर हूँ, लेकिन आपकी खरीदी हुई गुलाम नहीं। सौम्या के होठों से ऐसे शब्द निकले जिसने धर्मवीर के चेहरे पर बल डाल दिए थे। चेहरे पर एक अलग सी मुस्कुराहट उभरी, पर पल भर में वह गायब हो गई। वह एक झटके से उठकर खड़ा हुआ। मुझे नहीं पता कि तुम्हें तुम्हारी माँ ने क्या कहा है और क्या नहीं, लेकिन याद रखो, इस शादी के पीछे मेरा सिर्फ एक ही मकसद था, मेरे बेटे प्रियांशु की देखभाल। अगर तुम एहसान फरामोश नहीं हो तो तुम्हें वह सब कुछ करना पड़ेगा जो मैं कहूँगा, वरना तुम्हें अच्छी तरह पता है तुम्हारे बूढ़े माँ बाप को मेरी कितनी बड़ी रकम वापस करनी पड़ेगी और तुम लोगों के ऊपर मेरे कितने एहसान हैं वह भी तुम भूल तो नहीं जाओगी। इसलिए चुपचाप प्रियांशु के कपड़े बदलो, उसे दूध पिलाओ। मुझे ना सुनने की आदत बिल्कुल भी नहीं है। वह गुस्से से कहता हुआ उस पर एक निगाह डालकर कमरे से बाहर निकलता चला गया था। सौम्या की आंखों से आंसू टूटकर गिरने लगे थे। छोटा सा बच्चा बार बार रो रहा था। सौम्या बिल्कुल झुंझला गई थी। उसका दिल चाहा बच्चे को एक जोरदार थप्पड़ लगाए, लेकिन ना जाने क्यों हाथ उठाते ही उसके दिल को कुछ हुआ था। उस नन्हे से बच्चे का इस सब में क्या गलती है? जो कुछ उसके साथ हुआ था उसके जिम्मेदार प्रियांशु तो नहीं था। ना चाहते हुए भी सौम्या ने उसे गोद में उठा लिया था। गोद की गर्माहट महसूस करते बच्चा चुप होने लगा। वह सच में भूखा था और उसका डायपर भी खराब हो रहा था। सौम्या ने साइड टेबल पर निगाह डाली। वहाँ बच्चे के सारे सामान शायद नौकरानी पहले से ही रख गई थी। वह चुप से अपने भारी कपड़ों को संभालते हुए उठी और बच्चे के लिए दूध बनाने लगी। उसे दूध पिलाकर उसका डायपर बदलकर जब उसने प्रियांशु को अपनी दाईं तरफ लिटाया तो वह गहरी नींद में सो चुका था। सौम्या के होठों पर एक मुस्कुराहट बिखर गई थी। बच्चे तो वैसे ही अच्छे लगते हैं। जरा से उस काम ने उसे थका दिया था। घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। यूं ही बेड के सिरहाने टेक लगाकर उसने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर ली। जिंदगी ने अचानक ऐसा पलटा खाया था, वह खुद हैरान थी।
उसकी पलकें बोझल होने लगी थी और आंखों के सामने बीते हुए दिन घूमने लगे थे। वो एहसान जिनका थोड़ी देर पहले धर्मवीर उसे ताने देकर गया था, उसे किसी गर्म सलाखों की तरह चुभने लगे थे। सौम्या को याद था जब वो 10 बरस की थी, तब एक रात उसका बाप रमेश घबराए हुए अंदर घर में दाखिल हुआ। उसके पसीने छूट रहे थे। सौम्या की माँ कलावती ने लपक कर पानी का गिलास उसे दिया था। क्या बात है रमेश, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? लेकिन उसके हलक से तो पानी भी नीचे नहीं उतर रहा था। बहुत बड़ी गलती हो गई कलावती। दूसरे गांव वाले सुरजीत के साथ जहां मेरा खेत है उससे थोड़ी बहुत बहस पर हमारी लड़ाई हो गई और मैंने हाथ में पकड़ा हुआ कुदाल उसके सर पर दे मारा। उसका सर फट गया है। वह तो मौके पर ही मर गया था। उसके घर वाले उसे उठाने आ गए होंगे। मैं बड़ी मुश्किल से भागता हुआ यहाँ तक आया हूँ। कुछ ही देर में शायद पुलिस मुझे पकड़ने आ जाए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं भाग कर जाऊँ कहाँ। रमेश फूट फूट कर रो रहा था। कलावती के भी होश उड़कर रह गए थे। 10 साल की सौम्या हैरान निगाहों से माँ और बाप दोनों को देख रही थी, जो रात के उस पहर उस मुसीबत में परेशान हो गए थे। और फिर उनके दिमाग में अपने हवेली के मालिक का ही ख्याल आया था। दोनों रात के उस पहर सौम्या के हाथ थामे हवेली में जा पहुंचे थे। धर्मवीर के पिता उन दिनों शायद बहुत बीमार थे। वे सो रहे थे, लेकिन उनका जवान बेटा धर्मवीर उस वक्त जाग रहा था। रमेश की बात पर वह कुछ देर सोचता रहा, मगर जवानी का जुनून था। उसने अपने गांव के रमेश का साथ देने का फैसला कर लिया। उसने रमेश के घर को, उनके बच्चे और बीवी को अपने घर में ठहरा लिया। दूसरे गांव के लोग उसे पकड़ने के लिए आए थे, लेकिन अपने रुतबे और पैसों के बलबूते पर धर्मवीर ने मामले को दबा दिया था। धर्मवीर के पापा को ऐतराज हुआ भी था तो अपने बेटे के सामने कुछ नहीं कह सका था। धर्मवीर ने रमेश के वफादारी के हैसियत से उनको अपने घर में रख लिया था। वह दिन भर हवेली के काम काज करता। उसकी एक छोटी सी जमीन थी जिसकी खेती बाड़ी से अपना गुजारा चला लेता था। हवेली के पीछे ही एक कमरा उन्हें रहने के लिए दिया गया था। उस साल बाढ़ ने रमेश के तैयार फसल को बर्बाद कर दिए थे। वह रोता पीटता एक बार फिर धर्मवीर के पास हाजिर हो गया था। अब हवेली का हर चीज धर्मवीर के देख रेख में था। एक बार फिर उसने रमेश की मदद की और उस हवेली में हमेशा के लिए नौकरी पर रख लिया था। दोनों तेजी से उम्र की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। वह जानती थी उसका बाप नकारा है, बस वह हर दिन हवेली के कहीं किसी कोने में खटिए पर पड़ा रहता है। काम करता भी है तो एहसान चढ़ाकर, लेकिन न जाने धर्मवीर उस पर इतना मेहरबान क्यों होता था। उसने उसकी हर गलतियों के बावजूद भी उसे कभी हवेली से न निकाला था, बल्कि हर बार कर्ज मांगने पर वो बड़ी रकम दे दिया करता था। कलावती हवेली के कामकाज करती, सौम्या अपनी स्कूल की किताबें पढ़ती रहती। वह अक्सर ही हवेली के पिछले आंगन में बैठकर पढ़ाई करती थी। आते जाते धर्मवीर की निगाह उस पर पड़ती थी, लेकिन उसने कभी सौम्या से बात तक नहीं की थी। गांव वाला स्कूल पूरा हुआ तो सौम्या के आंसुओं को देखते हुए कलावती ने खुद धर्मवीर से बात की थी, और धर्मवीर जो सीधे मुंह किसी से बात भी नहीं करता था, उसने एक बार फिर शहर के कॉलेज में सौम्या का एडमिशन दिलवा दिए, बल्कि उसने उसके लिए गाड़ी का भी इंतजाम कर दिया। उनके गांव की एक लड़की शहर लाने और ले जाने की जिम्मेदारी एक ड्राइवर को सौंप दी थी। सौम्या तो खुश थी, चाहे जिस वजह से भी सही, लेकिन फिलहाल धर्मवीर ने उसकी इच्छा पूरी की थी। वह खुशी से अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। उसके सपने ऊंचे थे। कॉलेज में ही उसकी मुलाकात रोबिन के साथ हुई थी, जिसकी गहरी नज़रें सौम्या को हर वक्त अपनी पकड़ में लिए रखती थी। न जाने कब उसकी मोहब्बत में वो गिरफ्तार हो गई। दोनों तेजी से एक दूसरे के नज़दीक आए थे और अब सौम्या पढ़ाई पूरी करते ही उसके साथ शादी की इच्छा कर रही थी। रात का आखिरी पहर था जब धीरे से दरवाज़ा खोलकर वह अंदर दाखिल हुआ। ना चाहते हुए भी उसकी निगाह बेड तक गई थी। वह बेखबर सो रही थी। प्रियांशु भी नींद की गहराई में था। एक सुकून भरी सांस धर्मवीर के होठों पर आई थी। हारे हुए अंदाज में चलता हुआ वह सामने सोफे पर जाकर बैठ गया। नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी में सौम्या के चेहरे की खूबसूरती बखूब नजर आ रहे थे। धर्मवीर की निगाहें उसके चेहरे पर टिकने लगी। उसकी निगाहों में तड़प थी, मोहब्बत थी। वो बेकाबू हो उठा और धीरे धीरे चलता हुआ बेड के साथ आकर खड़ा हो गया। उसके सांसों की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। क्या तुम्हें कभी मेरी आंखों में वह सब नजर नहीं आया सौम्या, जो मैं हमेशा तुम्हारे लिए महसूस किया करता था? मेरी तड़प, मेरी मोहब्बत, बचपन से लेकर आज तक हर जगह मैं तुम्हें तलाश करता रहा हूँ। तुम इतना अनजान क्यों बन रही हो? गहरी सांस लेता हुआ पलटकर दोबारा सोफे पर जाकर बैठ गया था। उसके निगाहों में वो बीते हुए सारी रातें घूमी थी। जब पहली बार रमेश उसके घर आया था, 10 बरस की सौम्या उसके साथ थी और उसकी निगाहों में इतना डर था, और जिस तरह उसने अपने बाप की उंगली थाम रखी थी
धर्मवीर का दिल मोम हो गया था। शायद वह रमेश के लिए तो इतना बड़ा कदम ना उठाता, लेकिन न जाने उस छोटी सी बच्ची में ऐसा क्या था। धर्मवीर ना चाहते हुए भी उसके माँ बाप की मदद करता था और फिर वे लोग उसी के हवेली में रहने लगे। आते जाते धर्मवीर उसे देखता रहता था। सौम्या हमेशा अपने लगन में अपने छोटे से कमरे को सजा संवार रही होती थी। कभी अपनी किताबें खोल कर बैठी होती। उसे पढ़ने का ज़्यादा शौक था। धर्मवीर का ये मामूली सा पसंद कब प्यार में बदल गया, उसे खुद भी पता नहीं चला। वह 24 साल का हुआ तो हवेली वालों को उसकी शादी की फिक्र लगने लगी, मगर वह कैसे बताता कि उसकी मोहब्बत तो सिर्फ मामूली सी मछुआरे की बेटी है। वह उसके जैसे खूबसूरत लड़की उसने कभी अपने जीवन में नहीं देखा था। ना चाहते हुए भी उसने माँ के सामने अपनी इच्छा रख दी और फिर तो जैसे एक तूफान ही आ गया था। मछुआरे की बेटी से शादी करेगा, हमारी नस्ल को दाग लग जाएगा। धर्मवीर, तुमने इसलिए उन लोगों को यहाँ रखा हुआ है। वह रमेश कामचोर हिलकर काम तक नहीं करता। उसका सारा खर्चा तुम खुद उठाते हो। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन उस लड़की के साथ तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। भूल जाओ इस बात को। मैं अपने परिवार में इतना बड़ा दाग बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ ने उसे सख्ती से मना कर दिया था। धर्मवीर को लगा शायद बाप से बात करेगा तो वो मान जाएंगे, लेकिन उन्होंने पत्नी से भी ज़्यादा गुस्सा दिखाया था। यहाँ तक कि उन्होंने धर्मवीर को साफ साफ कह दिया था अगर वह अपनी बात से पीछे ना हटा तो वो सौम्या और उसके घर वालों को जान से मार डालेंगे। धर्मवीर का सांस सीने में ही कहीं गुम हो गया था। वह उसे नुकसान पहुंचाने का तो कभी सोच भी नहीं सकता था। वह अपने बाप की ताकत को खूब अच्छे से जानता था, इसलिए वह चुप से अपने होठों को सी चुका था। बाप की मर्जी से ही एक ऊंचे परिवार की लड़की को अपनी दुल्हन बना बैठा था। शादी के कपड़े पहनकर बेबस निगाहों से सौम्या को देख रहा था, जो उसकी माँ का दिया हुआ खूबसूरत लहंगा पहने हवेली में घूमती फिर रही थी। शायद धर्मवीर का दिल ही था जिसने कभी अपनी पत्नी को स्वीकार नहीं किया था, इसलिए शायद उसकी शादी 1 साल भी नहीं चली। 1 साल के बाद ही 1 महीने का प्रियांशु को धर्मवीर के हाथ में थमाकर इस हवेली से चली गई थी। उसने खुद उससे डिवोर्स ले ली थी। वह पल धर्मवीर को किसी कयामत की तरह टूटे थे। अब बाप की मृत्यु हो चुकी थी, माँ चारपाई पर पड़ी थी, हवेली का सारा भार उसके कंधों पर आ गया था। वक्त के साथ साथ उसकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा ही निखर आई थी, लेकिन बस एक चीज़ ना बदली थी, सिर्फ उसका दिल, जो आज भी सौम्या के लिए धड़कता था। लेकिन उसने तो कभी पलटकर एक चुटकी निगाह भी धर्मवीर पर न डाली थी। बच्चे के परवरिश का ख्याल आया तो धर्मवीर ने फैसला कर लिया था वह अपने दिल की सुनेगा। उसने रमेश को बुलाकर सौम्या की अपनी शादी की बात की। रमेश को तो यूं लगा जैसे उसकी लॉटरी निकल आई हो। उसे भला क्या एतराज़ हो सकता था, मगर धर्मवीर ने बार बार उसे कहा था कि वह सौम्या से पूछे बगैर कोई फैसला ना करेंगे। जो रमेश ने उसे साफ साफ कह दिया था कि उसकी बेटी को कोई एतराज़ ही नहीं, बल्कि वह तो शादी पर बहुत खुश है। हजारों सपने आंखों में सजाकर जिस वक्त धर्मवीर के कमरे में दाखिल हुआ, सौम्या का पहला शब्द ही उसे अंदर से तोड़कर रख दिया था। उसे इस शादी से सख्त एतराज़ था। धर्मवीर ने गुस्से से आंखें बंद कर ली। मोहब्बत को पाकर भी वह खाली हाथ था। उसके कई कदम दूरी पर खड़ा था। करीब ही मंदिर से पूजा आराधना की आवाज़ आ रही थी तो वह गहरी सांस लेता हुआ उठकर खड़ा हुआ। ये जिंदगी आने वाले पल में क्या दिखाएगी उसे खुद ही नहीं पता था, लेकिन यह बात तो तय थी कि अब वो अपने बेटे की तरफ से कभी लापरवाही नहीं करने वाला था। सुबह जिस वक्त सौम्या की आंख खुली, खिड़की से रोशनी अंदर आ रही थी। प्रियांशु एक बार फिर उठकर दूध के लिए रो रहा था। गहरी सांस लेते हुए सौम्या ने उसका दूध तैयार किया और उसे गोद में लेकर दूध पिलाने लगी। वह मासूम सा बच्चा था। दूध पीकर दोबारा गहरी नींद में सो गया। उसके कपड़े चेंज करके वह उठकर खड़ी हुई। अपना भारी लहंगा उसने अभी तक नहीं बदला था। बाथरूम में जाकर वह फ्रेश होकर बाहर आई तो बेड पर धर्मवीर बैठा था। सोए हुए प्रियांशु का हाथ थामे वह उससे प्यार कर रहा था। उसके चेहरे पर बड़ा नरम सा असर दिखाई दे रहा था। सौम्या का हलक जैसे कड़वा हुआ था। वह तुम दौलतमंद लोगों को तो सिर्फ अपना आप दिखाई देता है, अपने बच्चे की आया बनाने के लिए भी उन्हें कुंवारी लड़की चाहिए। हवेली में नौकरानी क्या कम थी जो धर्मवीर ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वह उस पर निगाहें जमाए उसे देख रही थी। गुस्से से सोच रही थी जब धर्मवीर ने पलटकर उसे देखा, नीचे तुम्हारे माँ बाप आए हैं, वह लोग तुमसे मिलना चाहते हैं, उनसे मिल लो। और अगर उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो अलमारी में पैसे रखे हैं, जितने चाहे उन्हें दे सकती हो, पूछने की भी ज़रूरत नहीं। आम से शब्दों में कहता हुआ वह सीधा उठकर चला गया था। सौम्या के अंदर गुस्से की सख्त लहर दौड़ गई। आपने इन्हीं एहसानों के बोझ तले दबाकर आपने मुझसे शादी की है ना?
अपने पैसे अपने पास ही रखिए। जो कुछ आपने करना था वह कर लिया, अब और ज़्यादा कोई एहसान करने की ज़रूरत नहीं। हम जैसे मामूली लोग इन एहसानों को चुका नहीं सकते। उसने तीखे शब्दों में कहते हुए दुपट्टा सर पर ओढ़ने लगी। सीधे लंबे बाल जो घुटनों से नीचे आ रहे थे, नॉर्मल मगर कीमती सूट में उसका हुस्न और ज़्यादा निखर आया था। धर्मवीर ने बड़ी मुश्किल से अपनी निगाहें चुराई जबकि वह कमरे से निकल आई थी। प्रियांशु सो रहा था। धर्मवीर भी धीरे से कमरे से बाहर निकल आया। उसे अपनी कई काम संभालने थे। कमरे से निकलते ही उसकी निगाह माँ पर पड़ी। वह बड़ी मुश्किल से चलते हुए आंगन की तरफ जा रही थी। धर्मवीर को देखते ही रुककर उसका इंतजार करने लगी। माँ, लगता है आज आपकी तबीयत ठीक है? धर्मवीर ने पूछा तो वह हल्के से मुस्कुरा दी। मैं तो ठीक हूँ, तुम खुश क्यों नहीं लग रहे हो बेटा? अपनी बरसों से तरसी हुई खुशी के पूरा होने पर भी तुम्हारी आंखों में वो चमक नजर नहीं आ रही जो होनी चाहिए थी। क्या सोमिया तुम्हारे साथ खुश नहीं? माँ ने पूछा तो धर्मवीर के चेहरे पर एक साया सा लहरा गया। उसने ना में सिर हिला दिया। ऐसी कोई बात नहीं, बस प्रियांशु का अच्छे से ख्याल रख रही है। हम दोनों बहुत खुश हैं। कल आप आराम कर रही थी इसलिए मैंने जगाना अच्छा नहीं समझा। वह अपने माँ से मिलकर आ रही है तो मैं उसे लेकर आपके पास आऊँगा, धर्मवीर ने कहा तो माँ मुस्कुरा दी। उनके दिल में अब बस यही अरमान था कि वह अपने बेटे धर्मवीर को खुश देख सकें। नौकरानी को आवाज़ देते हुए वे आंगन में बैठ गई थी। शायद उन्हें कुछ चाहिए था। धर्मवीर चुप से हवेली से बाहर निकल गया। सोमिया सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आई तो सामने ही बड़े हॉल के कमरे में कलावती रमेश खड़े। सोमिया को देखते ही कलावती लपक कर आगे बढ़ी। वह कहने लगी, इतने खूबसूरत कपड़े पहने हैं मेरी बेटी ने। मेरी बेटी के तो भाग चमक गए। आज तो महारानी लग रही है। अब तो इस हवेली की मालकिन बन गई। अब तो इसी तरह महंगे और खूबसूरत जेवर पहनकर इधर से उधर फिरती रहेगी। कलावती बार बार उसको नीचे से ऊपर तक निहार रही थी पर सोमिया को बहुत दुख हो रहा था। ये जेवर तो नौकरानी उसके कमरे में रख गई थी और उसने कहा था माँ का हुक्म है कि बहू इस सोने के जेवर को जरूर पहन ले। जबकि रमेश और कलावती तो उसके बदले हुए हैसियत को देखकर ही खुश हो रहे थे। बेटा, अब तो धर्मवीर तेरा पति बन गया है। किसी अच्छे मौका को देखकर उसे मेरा सारा कर्जा माफ़ करवा देना और हो सके तो उसे कहना कि कुछ पैसे मुझे दे दे। मैं नई ज़मीन खरीदना चाहता हूँ। अब हवेली के एक कोने में मछुआरे की तरह रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। भला मेरी बेटी हवेली की बहू है और मैं तुम्हारा मछुआरे वाला आम काम करूँ? ये मुझे अब शोभा नहीं देता। रमेश लालची अंदाज में कह रहा था। सोमिया का खून खौल उठा। बस करिए मम्मी पापा, पहले ही आप लोगों ने अपने मुनाफे के लिए मुझे कुर्बान कर दिया है। मामूली से पैसे और उस एक कमरे के बदले आपने अपनी बेटी धर्मवीर के हवाले कर दिया, ये जाने बगैर कि वो पहले से शादीशुदा है और एक बच्चे का बाप भी है। मेरी उसके उम्र में कितना फ़र्क है। मैं उसे पसंद नहीं करती, लेकिन आप लोगों ने मुझसे पूछना भी अच्छा नहीं समझा। अब मैं उसकी गुलाम बनकर सारी ज़िंदगी बिताऊंगी क्योंकि इसने हम पर बहुत एहसान किए हैं। मेरी कुर्बानी तो आप लोग दे ही चुके हो। अब और ज़्यादा मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। आंखों में आंसू भरे उसने जोर से माँ का हाथ झटक दिया जबकि कलावती और रमेश शर्मिंदा से हो रहे थे। सोमिया और ज़्यादा एक पल खड़ी न रह सकी थी, इसलिए पैर पटकती हुई वापस अपने कमरे में चली आई थी। उसे रह रहकर रोबिन की याद आ रही थी। कमरे में बेताबी से टहलते हुए वो बस यही सोच रही थी किस तरह वह एक बार रॉबिन से मिल ले। जो बात उसने बताई थी अगर वह फ़ोन पर बताती तो नामालूम उसका रिस्पॉन्स क्या होता। उसका मिलना ज़रूरी था। मुझे धर्मवीर से बात करनी होगी। वो मेरा कॉलेज जाना तो बंद नहीं करवा सकते, सोमिया ने परेशानी से सोचा। नौकरानी प्रियांशु को उसके कमरे में दे गई थी। उसे उस छोटे से बच्चे से कोई परेशानी नहीं थी। उसका काम ही कितना था, वो बस दूध पीता था या उसके कपड़े बदलने होते थे। सोमिया को देखकर वैसे ही वो बच्चा खिलखिलाने लग जाता था। वो बेताबी से धर्मवीर का इंतजार कर रही थी। रात गए वो कमरे में दाखिल हुआ तो अचानक आ गया। उसे लगा था सोमिया सो चुकी होगी, लेकिन वह उसका इंतजार कर रही थी। सोफे पर बैठी हुई उसकी निगाहें उस कमरे में कहीं जमी हुई थी। धर्मवीर बेकाबू होकर एक निगाह उस पर डाली। लंबे बाल जिनके आखिर में घुमावदार लहर बनते थे वह खूबसूरती से बिखरे हुए थे। कॉटन का नॉर्मल सा कपड़ा भी उसके ऊपर इतना खूबसूरत लग रहा था जैसे ये कपड़ा बना ही उसके लिए था। उसकी आहट की आवाज़ पर वह बेधड़क होकर उसकी तरफ पलटी। धर्मवीर को देखते के साथ ही उठ खड़ी हुई। मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। ये सब धर्मवीर के लिए बिल्कुल भी यकीन करने वाला नहीं था। थोड़ा हैरान सा हुआ। मेरा इंतज़ार? यकीन तो नहीं हो रहा कि मैं इतना खुशकिस्मत हो गया हूँ कि मेरी पत्नी मेरा इंतज़ार कर रही होगी और रात के वह भी 12 बजने के बावजूद सोई नहीं।
वह जैसे एक ही पलक में पिघल गया था। धीरे धीरे चलता हुआ सौम्या के सामने आकर खड़ा हुआ था। नज़रों से जज्बात छलकने लगे। उसकी सांसों की आवाज़ सौम्या को साफ सुनाई दे रही थी। कमरे के वातावरण में बोझल सी होने लगी तो उसने बेकाबू होकर निगाहें चुराई। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मैं प्रियांशु का ख्याल रख लूँगी, मुझे इस बच्चे से कोई परेशानी नहीं, लेकिन उसके बदले में आप मुझे कॉलेज जाने से मना नहीं करोगे। मेरी पढ़ाई मेरा सबसे बड़ा सपना है जो मैं पूरा करना चाहती हूँ। उसकी आवाज़ में बहुत ही विनती टपक रही थी। धर्मवीर कुछ पल उसे देखता रहा। तुम्हें ये सब कहने की क्या ज़रूरत है? पहले तुम कॉलेज वैन में जाया करती थी, लेकिन अब हवेली की गाड़ी तुम्हें खुद ड्रॉप करके आया करेगी। हफ्ते के जितने दिन भी तुमने जाना हुआ करे मुझे बता देना, मैं ड्राइवर को खबर दे दूंगा। उसने इतनी आसानी से सौम्या की समस्या को हल कर दी थी। उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसकी निगाहों से छलकते जज्बे उसके बर्दाश्त से बाहर हो रहे थे। बेकाबू निगाहें चुराते वो पलट गई थी। धर्मवीर धीरे से मुस्कुरा दिया। उसे सौम्या का भरोसा जीतने में वक्त लग सकता था। अगली सुबह ही वो कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गई थी। धर्मवीर के कहने पर शानदार गाड़ी उसके लिए आई थी। घर से निकलने से पहले ही उसने रोबिन को मैसेज कर दिया था कि आज वह कॉलेज आएगी, वह उसे ज़रूर आकर मिले। कॉलेज में 3 ही क्लास हुई थी। पूरा वक्त उसका ध्यान बस रोबिन के इंतज़ार में था। वह बार बार मोबाइल निकाल कर देखती थी कि रोबिन का मैसेज आया कि नहीं। वो बेताबी से आखिरी क्लास ख़त्म होने से पहले ही बाहर निकल आई। रोबिन कॉलेज के बाहर उसका इंतज़ार कर रहा था। ड्राइवर यहाँ सामने तो नहीं था। वैसे भी सौम्या ने उसे कह दिया था कि कॉलेज ख़त्म होने के बाद वह उसको फ़ोन करके बताएगी, फिर आपको गाड़ी लेकर आना होगा। क्या बात है, आज तुम भला की खूबसूरत लग रही हो। तुम्हारे स्टाइल ही अलग दिख रहे हैं। इतने महंगे कपड़े कहाँ से आए? किसने गिफ्ट किया तुम्हें? तुम तो बिल्कुल बदली बदली सी दिखाई दे रही हो। आखिर बात क्या है? रोबिन सौम्या को ऊपर से लेकर नीचे तक बस निहारे जा रहा था। उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कल तक नॉर्मल सी दिखने वाली लड़की आज अचानक इतनी स्टाइलिश कैसे बन गई? सौम्या तो उसे देखकर शर्म के मारे पानी पानी हो रही थी, जबकि कल ही तो वो उससे मिली थी। मगर सौम्या को यूं लग रहा था जैसे 1 साल के बाद उसने रोबिन को देखा हो। कहीं बैठकर बात करनी पड़ेगी मुझे, तुम्हें कुछ बताना है। वो बड़ी परेशान सी दिखाई दे रही थी। उसने रोबिन से कहा। कॉलेज के पास एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। रोबिन सौम्या का हाथ पकड़कर उसे सीधा वहीं लेकर गया और पहले ही सौम्या को वार्निंग दे रहा था, देखो यहाँ खाना मत खाना यार, मेरी जेब में ज़्यादा पैसे नहीं। रोबिन बैठते हुए उसे बता देना चाहता था कि उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं, वह इसका बिल नहीं दे सकता। सौम्या ने अपना सिर हिला दिया। मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं। रोबिन गहरी निगाहों से उसको तक रहा था। सौम्या अब अपने शब्दों के जोड़ तोड़ में लगी हुई थी और फिर थोड़ी देर के बाद उसने आखिर हिम्मत करके रोबिन को सब कुछ बता दिया कि हवेली के मालिक धर्मवीर ने ज़बरदस्ती उससे शादी कर ली है। रोबिन को ये बात बताते हुए फूट फूट कर रोने लगी थी। मेरा भरोसा करो रोबिन, मुझे उसमें ज़रा भी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझसे पूछना भी अच्छा नहीं समझा। मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैं उसी हवेली में रहती हूँ, लेकिन मैं अभी भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैं जल्दी ही उससे डिवोर्स ले लूँगी। बस मैं अपने और अपने माँ बाप के लिए कहीं और रहने का इंतज़ाम कर लूँ, और बातें बाद में देख लूँगी। वह प्यार से बोली थी, लेकिन रोबिन तो गहरी निगाहों से उसे भांप रहा था। सौम्या की बात सुनकर वह चुप जरूर हुआ था। क्या तुम नाराज़ हो? सौम्या ने घबराकर पूछा। रोबिन ने धीरे से ना में सिर हिला दिया। ये झुमके सोने के हैं क्या? उसने सौम्या के कान में झूलते सोने के खूबसूरत झुमकों पर हाथ लगाकर पूछा था। सौम्या ने कहा, हाँ ये सोने के हैं और मेरे पास हीरे की अंगूठी भी है। उसने मुझे ये सब दिया है। वह समझता है शायद मैं उसकी सारी चीज़ों से मैं उसको स्वीकार कर लूँगी, और वो बिना सोचे समझे ये सारी बातें रोबिन को बता रही थी। ये देखे बगैर रोबिन की आंखों में कैसी अजीब सी चमक उतर आई थी। वह एकदम अपनी कुर्सी पर से आगे होकर बैठ गया और कहने लगा, सौम्या मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया, लेकिन ये मेरी पहली मोहब्बत है। लेकिन मैं अभी तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। लेकिन तुम्हें पता नहीं मेरे घर में कितनी समस्याएं चल रही हैं। मेरे मामूली ट्यूशन पढ़ाने से मेरे घर का खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। पढ़ाई पूरी होने में अभी 6 महीने रहते हैं। उसकी फ़ीस भी देनी है। मेरे पापा की दुकान भी अब ज़्यादा नहीं चलती। मैं बहुत परेशान हूँ। माँ ने भी मुझे बताया कि उनकी आंखों का ऑपरेशन होगा। समझ नहीं आ रहा इन सारी समस्याओं से मैं कैसे निकलूं। मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं, कोई ऐसा दोस्त भी नहीं जो मुझे कर्जा दे दे। रोबिन उसे अपनी बातों में फंसा रहा था। सौम्या बिल्कुल उसकी बातों को समझ नहीं पा रही थी।
उसने आज से पहले अपनी किसी भी समस्या को इतना खुलकर नहीं बताया था, लेकिन वह तो बेचैन हो उठी थी। उसका हाथ लपक कर अपने पर्स में गया था, जहाँ नोटों की एक गड्डियाँ अलमारी से उठाकर उसने वैसे ही डाल ली थी, क्योंकि धर्मवीर ने उसे समझाया था, ये पैसे रख लो, शायद इनसे तुम्हारे किसी समस्या का हल निकल आए। मोहब्बत से कहते हुए कई नोट निकालकर सौम्या ने रोबिन के सामने रख दिए। रोबिन कहने लगा, नहीं नहीं, तुम मुझे लालची समझ रही हो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। रोबिन ने अपना हाथ पीछे भी ना हटाया और धीरे से बोलकर चुप हो गया, लेकिन जबरदस्ती सौम्या ने उसे वह नोट थमा दिए थे। रोबिन चेहरे पर ऐसा असर फैला दिया जैसे वो बहुत एहसानमंद हुआ हो, जबकि उसे सौम्या की सूरत में एक सोने की चिड़िया नजर आ गई थी। अब मैं चलती हूँ, ड्राइवर आ गया होगा, अगर उसने हमें यहाँ देख लिया तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। बैग संभालते हुए उठकर खड़ी हुई। रोबिन मोहब्बत लुटाती निगाहों से वो सौम्या की तरफ देख रहा था, जो बहुत जल्दीबाजी में थी और बाय करते चली गई थी। लेकिन जो ही रेस्टोरेंट से निकली, रोबिन ने लपक कर वह नोट उठा लिए और उन्हें गिनने लगा। लॉटरी लग गई है यार, मैं तो उस सौम्या से जान ही छुड़ाने वाला था, जो मुझसे जोंक की तरह चिपट गई थी, लेकिन उसकी सूरत में तो चेकपोट हाथ लग गया है। अब तो अपने सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। नोटों को गिनते हुए उसके होंठों पर एक दिलचस्प सी मुस्कुराहट बिखर गई थी। सौम्या नहीं जानती थी कि वह कहीं कोई पढ़ाई नहीं कर रहा था। 10वीं के बाद ही उसने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी थी। दोस्तों के साथ आवारागर्दी किया करता था। सौम्या को तो सिर्फ उसने अपनी मोहब्बत की जाल में फंसा रखा था, लेकिन अब उसके इरादे खतरनाक हो चुके थे। दिल ही दिल में नए आइडिया बनाते हुए नोटों को अपनी जेब में डालते हुए उठकर खड़ा हुआ था। अब उस सौम्या पर पहले से ज़्यादा और ध्यान देनी थी। घर वापस आकर सौम्या को काफ़ी अफसोस हुआ था, लेकिन धर्मवीर कमरे में आया तो उसे देखते ही हल्की सी शर्मिंदगी का एहसास हुआ था। ये मैं क्या कर रही हूँ? किसी की पत्नी होते हुए मैं किसी और से मिल रही हूँ। उस सोच के आते ही सौम्या ने अपना सर झटक दिया था। मैंने थोड़ी कहा था मुझसे शादी ज़बरदस्ती करो, उसने खुद ही मुझसे ज़बरदस्ती शादी की है और अपनी पत्नी बना ली है। इतना तो उसे झेलना ही पड़ेगा। वैसे मैं रोबिन से शादी करना चाहती थी। क्या बात है, कुछ परेशान? कॉलेज में कोई समस्या है? नहीं, धर्मवीर मोबाइल टेबल पर रखते हुए पूछा तो वह ना में सिर हिला गई। चाय पियोगी? वह नॉर्मल से शब्दों में पूछ रहा था। सौम्या को गुस्सा आ रहा था कि अब हुक्म देगा कि चाय बनाकर ले आओ, जबकि वो पहले भी कामकाज करती रहती थी, लेकिन न जाने क्यों अब उसे धर्मवीर की हर बात ही बुरी लग रही थी। वह उठकर खड़ी हुई, चाय बनाकर लाती हूँ, इतना कहकर वह कमरे से निकलने लगी थी। जब धर्मवीर ने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थामा, मैंने चाय पीने का पूछा है, बनाने के लिए तो नहीं कहा था, उसने कहा तो सौम्या हैरानी से उसे देखने लगी। जो मुस्कुरा रहा था उसका हाथ थामे उसे कमरे में ले आया। नौकरानी अपने रोज के हिसाब से कामों में बिजी थी, वह इसलिए सीधी उसे किचन में ले आया। किचन के अंदर काम करने वाली नौकरानियों ने जब उन दोनों को साथ आते देखा तो चुप से किचन से निकल गई। मैं बहुत अच्छी चाय बनाता हूँ, मेरे सारे फ्रेंड यही कहते हैं। हम लोग बाहर जब भी कहीं इकट्ठे होते हैं तो चाय मैं ही बनाता हूँ। बिल्कुल फ्रैंक होकर उसे अपनी बात शेयर करते हुए चाय पत्ती डाल रहा था, जबकि सौम्या उसका ये रूप देखकर तो हैरान ही रह गई थी। दोस्ताना अंदाज में उसे बात करते हुए वह दिन भर की रूटीन शेयर कर रहा था। प्रियांशु के बारे में पूछ रहा था। सौम्या की झिझक भी धीरे धीरे दूर होने लगी थी। प्रियांशु के बारे में बात हुई तो सौम्या मुस्कुराकर उसे बताने लगी, प्रियांशु बहुत प्यारा बच्चा है, लेकिन थोड़ा सा कमज़ोर है। मुझे लगता है उसको डॉक्टर को एक बार चेक करवा लेना चाहिए। क्या पता उसके अंदर ब्लड कम हो, वरना 6 महीने का बच्चा अच्छा खासा दिखाई देता है, उसने तो आम से शब्दों में कहा था। लेकिन धर्मवीर हैरानी में घिरकर उसे देखने लगा। उसने बिल्कुल किसी माँ जैसी फिक्र दिखाई थी। ये अंदाज धर्मवीर को बहुत अच्छा लगा। ये लो चाय का कप उसके हाथ में देकर वह वहीं सेल्फ से टेक लगाकर खड़ा हो गया। सौम्या जाना चाहती थी, लेकिन न जाने क्यों वह ना जा सकी। वहीं किचन में ही खड़ी उसके छोटे छोटे सवालों का जवाब देती रही। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे बिना झिझक बता देना। अगर तुम मुझे अपना पति स्वीकार नहीं कर रही हो तो एक दोस्त ही मान लो। चाय का कप सेल्फ पर रखते हुए वो मोहब्बत भरी शब्दों में कह रहा था। सौम्या बिल्कुल चुप खड़ी रह गई। अचानक उसके हाथ में मोबाइल की स्क्रीन पर मैसेज जगमगाया, कल कॉलेज जरूर आना है, मुझे तुमसे काम है। रोबिन का मैसेज था। एक गहरी सांस लेते हुए सौम्या वापस अपने कमरे में आ गई। न जाने रोबिन को क्या परेशानी थी। इस बात ने खुद सौम्या को भी परेशान कर दिया था। प्रियांशु को गोद में उठाए हुए बार बार उसके बारे में सोचती रही। अगली सुबह उसकी क्लास नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद वह तैयार होकर कॉलेज चली आई।
रॉबिन ने कॉलेज के बाद उसे मिलने का वादा किया था, उसी रेस्टोरेंट में। वह अपनी टेबल पर मौजूद था जब क्लास ऑफ करके सौम्या सीधा उसके पास चली आई। क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रहे हो, सौम्या ने मोहब्बत से पूछा, जबकि वो गहरी निगाहों से उसको ऊपर से लेकर नीचे तक देख रहा था। सफ़ेद रंग के कपड़े, मगर कीमत खुद ही बता रहे थे। सौम्या की हैसियत बदल चुकी थी। मुझे तुम्हें ये सब कुछ कहना अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। असल में तुम्हें पता है कि मैं किराए के मकान में रहता था। मकान मालिक ने पिछले कई महीनों का किराया ना देने के कारण हमें वहां से निकालने की धमकी दी है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि मैं अभी तक अपना घर ही नहीं बना पाया हूँ। तुम्हें कहाँ लेकर जाऊँगा? अब तो तुम्हारे रहन सहन भी बदल गए हैं, पता नहीं तुम्हें कहाँ रखूँगा। हाथों को मसलते हुए वो बड़ी एक्टिंग से सौम्या को अपनी बातों की तरफ ध्यान दिलवा रहा था, जबकि सौम्या उसे परेशान देखकर खुद भी परेशान हो गई थी। अचानक कैसे मकान मालिक ने तुम लोगों को निकालने का कह दिया? तुम लोग कई साल से वहाँ पर रह रहे हो और पहले तो तुमने कभी नहीं बताया कि तुम्हें इतनी ज़्यादा समस्या है, सौम्या ने कहा तो रॉबिन ने फीकी सी हंसी हंसकर बोलने लगा, मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ। अब जब तुम्हारा इतनी हैवी पर्सनैलिटी देखता हूँ तो मेरे अंदर एहसास होता है कि मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ है ही नहीं। सबसे बड़ी फिक्र तो मेरे सर पर अब घर की है। न जाने अब मैं अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर कहाँ जाऊँ। वह बराबर अपने हाथों को मसलते हुए कह रहा था। सौम्या परेशान हुई, लेकिन कोई रास्ता तो होगा, कोई ना कोई तरीका तो निकल ही जाएगा। कितने पैसे चाहिए तुम्हारे मकान मालिक को? रॉबिन के होठों पर मुस्कुराहट बिखर गई। यही तो वह सुनना चाहता था। कुर्सी पर आगे होकर उठकर बैठ गया। मकान मालिक अपना घर किसी को बेचना चाहता है। अगर मेरे पास इतने पैसे हो तो मैं उसके घर को ही खरीद लेता। इतना बड़ा घर तो नहीं है जिसमें तुम्हें मैं खुश रखूं। अगर उसको खरीद लिया तो मुझे किराए की समस्या से छुटकारा मिल जाएगी। तुम इतने बड़े बंगले में रहती हो, मेरे साथ उस घर में तो तुम्हारा गुजारा नहीं हो पाएगा, रॉबिन ने मोहब्बत भरे शब्दों में कहा तो सौम्या के गालों पर लाली सी पड़ गई। मैं तुम्हारे साथ कहीं भी बिता लूंगी, फिलहाल सिर्फ अपने परेशानी का हल सोचो। अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो फिक्र मत करो, मुझे सिर्फ अपनी देने वाली रकम बताओ, मैं अरेंज कर दूंगी, उसने कहा तो रॉबिन भरपूर अंदाज में मुस्कुरा दिया था। यही तो वह चाहता था। सौम्या, अभी तो मुझे कम से कम 50 लाख रुपए चाहिए। उसने जांचती हुई निगाहों से सौम्या को देखा था, जिसके चेहरे पर परेशानी सी फैल गई थी। इतनी बड़ी रकम कैसे दे पाऊंगी? मेरे पास इतनी बड़ी रकम नहीं है। हाँ, मेरे पास कुछ ज्वेलरी है जो मुझे धर्मवीर ने शादी के टाइम में पहनाए थे, वह बहुत सारी है। उन सबको बेचकर तुम अपना काम पूरा कर सकते हो, सौम्या ने कहा तो रॉबिन ने अपने चेहरे पर थोड़ी सी एक्टिंग के असर फैला दिए थे। थैंक यू सौम्या, तुम कितनी अच्छी हो। तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही तुम्हें उस बंगले से और उस धर्मवीर के चुंगल से आज़ाद करवा लूँगा। नौकरी लगते ही मैं तुम्हारे माँ बाप से तुम्हारा हाथ भी मांग लूँगा और फिर तुम भी सबको ये कह देना तुम उसके साथ नहीं रहना चाहती। इस तरह हम दोनों एक हो जाएंगे, रॉबिन ने कहा तो सौम्या मुस्कुरा दी। हाँ, बस यही तो एक उम्मीद थी उसके अंदर, लेकिन न जाने क्यों उसे किसी बात की डर सता रही थी। उसने रॉबिन को पैसे के लिए मना क्यों किया था, जबकि उसे अच्छे से पता था धर्मवीर की अलमारी में कई लाख रुपए यूं ही रखे हुए थे। अगर वह उसे एक बार भी कहती तो बिना सवाल किए वह उसे सारे पैसे दे सकता था। रॉबिन से जल्दी ही बातचीत खत्म करके वह उठ खड़ी हुई। वापस हवेली में आकर भी परेशान ही थी। फिर रात गए उसने फैसला कर ही लिया था कि वह सारे जेवर जो धर्मवीर ने उसकी शादी के दिन पहनाए थे, सोने के कई जेवर, वह सब एक जगह इकट्ठी करके उसने रख ली थी। वह रॉबिन को परेशानी में नहीं देख सकती थी। उसने फैसला कर लिया था कि कल सुबह ही ये सब कुछ ले जाकर वह उसके हवाले कर देगी। कॉलेज बैग में सारी चीज़ें रखकर पलटी ही थी कि दरवाज़ा खोलकर वह अंदर दाखिल हुआ। सौम्या का दिल उछलकर हलक में आ गया। शर्मिंदगी का एहसास उसके अंदर पैदा हुआ। ये सब कुछ मैं क्यों कर रही हूँ? ऐसा लग रहा है जैसे मैं चोरी कर रही हूँ। ये सब चीज़ें तो धर्मवीर की है। अगर मैं उसे अपना पति स्वीकार नहीं करती तो उसकी चीज़ों पर भी मेरा कोई हक नहीं। ये सोच उसको अंदर ही अंदर खा रही थी, जबकि धर्मवीर अपने अंदर उभरते प्यार को लेकर आस्तीन मोड़ता सीधा उस तक चला आया था। क्या बात है सौम्या, तुम सोई नहीं क्या? तुम्हें प्रियांशु ने अभी तक जगा के रखा है? उसने एक निगाह बेड पर चुप सोए प्रियांशु की तरफ डाली। सौम्या कुछ न बोली और बस बुत बनी धर्मवीर को ही देखे जा रही थी। वह चौंक सा गया, फिर उसके होठों पर एक मुस्कुराहट दौड़ गई। इतने गौर से देख रही हो, क्या मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ? वह धीरे से चलता हुआ उसके पास आकर खड़ा हो गया। धर्मवीर के निगाहों में उसके लिए जज्बात उभरने लगे थे। जब भी उसके सामने आता
बरसों पुरानी मोहब्बत उसके अंदर जन्म लेने लग जाती थी। वह चाहकर भी सोमिया को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। उसने हाथ बढ़ाकर धीरे से सोमिया का हाथ पकड़ा। उसके हाथों की गर्मी ने सोमिया को चौंका दिया। बुखार है क्या आपको? उसने पूछा तो धर्मवीर ने धीरे से हंस दिया। कसम से आज लगा है कि तुम मेरी पत्नी हो। सुबह से बहुत बुखार में पड़ा हुआ हूँ, पर किसी ने नहीं पूछा था। सिर्फ तुम इकलौती हो जिसने मेरा एहसास किया। चलो धन्यवाद। अगर तुम इस तरह मोहब्बत से पूछती रहो तो मेरा दिल चाहता है कि मुझे और जोर से बुखार आ जाए। शरारत से कहता हुआ उसके तरफ झांका था। सोमिया हड़बड़ाकर पीछे हट गई थी। उसके इस तरह रिएक्ट करने पर धर्मवीर भी थोड़ा सावधान हो गया, अपने आप को संभाल लिया। धर्मवीर के निगाहों में फिर उसके लिए जज्बे उछलने लगे थे। प्रियांशु के रोने की आवाज़ आ रही थी। वह मुड़कर बेड तक चली आई। धर्मवीर कुछ पल तक उसे देखता रहा, जो अब मोहब्बत से प्रियांशु को गोद में लिए बैठी थी। उसका दूध तैयार कर रही थी। न जाने कब हमारी दूरियां खत्म होंगे। गहरी सांस लेता हुआ बाथरूम में जा घुसा था। वापस निकला तो सोमिया प्रियांशु को सुलाने की तैयारी कर रही थी। बेड के साइड पर टेक लगाकर काफ़ी देर उसके फ्री होने का इंतज़ार करता रहा। उसी बीच उसकी आंख लग गई। सुबह वह कमरे में ही सो रहा था जब सोमिया उठ गई। उसके कॉलेज जाने का टाइम हो रहा था। रोज़ तो उसके जाने से पहले ही वह कमरे से जा चुका होता था। आज शायद खराब तबीयत की वजह से अभी तक घर में ही था। सोमिया के यूं धर्मवीर को छोड़कर जाते हुए अजीब लगा, लेकिन रॉबिन बार बार मैसेज कर रहा था। उसे आज पैसे हर हाल में चाहिए थी। ना चाहते हुए भी वो बैग लेकर सीढ़ियाँ उतरकर नीचे चली आई। जाते हुए उसका सामना उसकी सासू माँ से हुआ था। सोमिया ने उनका पैर छुआ। सासू माँ ने ढेरों आशीर्वाद दिए। तुम्हें देखकर मुझे अफसोस होता है, काश मैं अपने धर्मवीर की बात पहले मान लेती, जबरदस्ती उसकी कहीं और शादी ना करवाती। वह अपनी बरसों से दबी मोहब्बत को पा लेने पर आजकल कितना खुश है। उसे इतना खुश देखने की तो हमेशा मेरी इच्छा रहती थी। मुझे तो लगा वह सिर्फ जुबान से ही बातें बनाता था। उसे सोमिया से बहुत मोहब्बत है, लेकिन वह तो सच में तुम पर अपनी जान निछावर करता है। भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। माँ शायद उनके कमरे की तरफ जा रही थी। उसे तैयार होकर नीचे उतरते देखकर बेकाबू होकर मोहब्बत से कहने लगी, जबकि सोमिया तो गूंगी सी हो गई थी। धर्मवीर उसे सालों से मोहब्बत करता था। ये सब तो उसके लिए जानलेवा था। वह मुट्ठी बंद किए बुत बनी खड़ी थी जब अचानक माँ ने उससे पूछा, तुम कॉलेज जा रही हो क्या? सोमिया को शर्मिंदगी सी होने लगी। जी आज कॉलेज में ज़रूरी टेस्ट है, इसलिए जा रही हूँ, उसने कहा तो माँ सर हिलाने लगी। वह अंदर कमरे में चली गई थी, जबकि सोमिया तेजी से बाहर निकल आई। पता नहीं क्यों आज दिमाग दो हिस्सों में बटा हुआ था। माँ की बातों ने उसके दिमाग में एक तूफान सा उठा दिया था, लेकिन सर झटकते हुए वह गाड़ी से बाहर झांकने लगी। कॉलेज के बाद वह उसी रेस्टोरेंट में बैठी रॉबिन का इंतज़ार कर रही थी जब वह सामने से चला आया। आज तो तुम गजब ही लग रही हो, ये रंग तो तुम पर बहुत अच्छा लगता है, उसने कुर्सी खींचकर उसके तरफ बैठते हुए कहा, जबकि सोमिया आज थोड़ा घबराकर दूर हुई। देखो रॉबिन, मैं बड़ी मुश्किल से ये सारी चीज़ें लेकर आई हूँ, लेकिन मुझे रोज़ रोज़ ये सब करना अच्छा नहीं लगता। ये सब धर्मवीर की अमानत है। तुम जल्द अपने माँ बाप को सेटल करो ताकि मैं धर्मवीर से डिवोर्स लेकर तुमसे शादी कर लूँ, साफ शब्दों में कह रही थी, जबकि बैग में से उसकी ज्वेलरी और पैसे निकाल कर देखते हुए रॉबिन की आंखें हैरानी से फैली जा रही थी। हाँ हाँ ज़रूर हो जाएगा। वैसे इतनी भी जल्दी क्या है? नौकरी कौन सा पेड़ पर लगा हुआ है जहाँ से तोड़कर मैं अपने कब्जे में कर लूँगा? वक्त लगता है इस सब में। जब तुम मुझसे प्यार करती हो तो फिर डरना क्या, और किस बात की जल्दीबाजी है? सोमिया की लाई हुई सारे जेवर वो बड़ी आराम से अपने कब्जे में करते हुए उसके तरफ झुका था। सोमिया बिल्कुल डर कर पीछे हुई थी। मुझे जाना चाहिए। धर्मवीर की तबीयत खराब थी, वह इंतज़ार कर रहे होंगे। वह घबराकर उठने लगी, लेकिन रॉबिन ने लपककर उसका हाथ थाम लिया, उसे वापस बैठा लिया था। बड़ी फिक्र हो रही है उस धर्मवीर की। कल तक तो उसका नाम भी सुनना अच्छा नहीं लग रहा था। क्या कहीं तुमने कोई मोहब्बत भरा वक्त तो नहीं बिता लिया उसने तुम्हारे साथ, जो तुम्हारी आंखों में आज उसके लिए तड़प नजर आ रही है? मजबूती से उसका हाथ थामे अजीब से शब्दों में पूछ रहा था। सोमिया को बहुत बुरा लगा। वह जिस तरह से उसका हाथ छू रहा था उसे बहुत बुरा लगा था, और एक पल में उसे वो बात याद आई, यही हाथ तो कल धर्मवीर ने थामा था। लेकिन उस वक्त तो सोमिया को बुरा नहीं लगा था। शायद उसके अंदर यही बात थी कि धर्मवीर उसका पति था और रॉबिन का फिलहाल उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं था। उसने अपना हाथ छुड़वाना चाहा, मगर रॉबिन ने दूसरा हाथ आगे बढ़ाकर उसके दोनों हाथ थाम कर उसे एक झटके से अपने पास कर लिया था। सुबह का वक्त होने की वजह से रेस्टोरेंट थोड़ा खाली था।
सौम्या ने घबराकर उसके हाथ से अपना हाथ छुड़वाया। अब तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। चलो ना, यहीं कहीं किसी होटल में चलते हैं, कुछ देर तुम्हारे साथ वक्त बिताकर फिर चला जाऊंगा और तुम भी अपने मुसीबत से लड़ने हवेली चली जाना। उस धर्मवीर को कहाँ पता चलेगा। वह आज इस तरह कुछ अजीब बहकी बहकी अंदाज में बातें करते हुए उसकी तरफ झुका जा रहा था। बाकी सौम्या बुरी तरह से घबरा रही थी। क्या कह रहे हो रोबिन, हाथ छोड़ो मेरा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस तरह की हरकत करते हुए। उसने गुस्से से अपना हाथ छुड़वाना चाहा और उसी टाइम रोबिन के कंधे पर किसी मजबूत हाथ का दबाव पड़ा था। मेरी पत्नी को हाथ लगाने से पहले तुम्हें 100 बार सोचना चाहिए था। पथरीली आवाज़ पर जहां रोबिन का खून गर्म हुआ था वहीं बेकाबू होकर सौम्या ने भी उसे पलटकर देखा। बुखार की हद से गुजरकर लाल पड़ते चेहरे के साथ वह उनके पीछे खड़ा था और फिर जिन निगाहों से रोबिन को देख रहा था उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। उसने एक निगाह में ही उसे पहचान लिया था। उसके थप्पड़ से उसको अंदाज़ा हो गया था कि यही धर्मवीर है, सौम्या का पति। जब उसे कुछ भी ना सूझा तो वह जल्दीबाजी में उसे अपना सफाई देने लगा। ये खुद मुझे यहाँ बुलाती है, मैं तो उसके तरफ देखना भी अच्छा नहीं समझता। मेरी तो बचपन से मंगनी मेरे अंकल की बेटी से हुई थी। ये पिछले 1.5 साल से किसी जोक की तरह मेरे साथ चिपकी हुई है और अब तक तुम्हारे कितने पैसे चुरा चुरा कर वो मुझे लाकर दे चुकी है। देखो ये जेवर और ये पैसे सब कुछ लेकर आई है, सिर्फ इसलिए ताकि मैं उसे भगाकर यहाँ से ले जाऊँ। तुम्हारी पत्नी खुद ही इतनी गई गुजरी है, ऐसे लड़की को तो मैं देखना भी पसंद नहीं करता। वह उसके बारे में उल्टा सीधा कहते हुए एकदम अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। सौम्या ने फटी फटी निगाहों से उसकी तरफ देखा, लेकिन वह भी जो कुछ सोच रहा था वैसा बिल्कुल भी नहीं था। अगले ही पल एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा था। मेरी पत्नी के बारे में इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसने आगे बढ़कर रोबिन का गला दबोच लिया था। सौम्या बुरी तरह से घबराकर उठ खड़ी हुई थी। आंसू थे कि बहते ही चले जा रहे थे। कुछ रोबिन की असलियत सामने आने का गम था और कुछ शर्मिंदगी थी। धर्मवीर उसके बारे में अब क्या सोचेंगे? धर्मवीर के साथ आए हुए उसके आदमी रोबिन को दबोच चुके थे। धर्मवीर के आंखों से शोले निकल रहे थे। उसकी निगाह मेज पर पड़े हुए बैग पर गई जिसमें ज्वेलरी, पैसे, सब कुछ बाहर को झांक रहे थे। मैं तुम्हारी सच्चाई उसी दिन पता लगा चुका था जब मैंने सौम्या से शादी की थी, और शादी तो मैं 6 महीने पहले भी कर सकता था, जब मेरा बेटा 1 महीने का था। तभी उसकी माँ छोड़कर चली गई थी। लेकिन मुझे सौम्या की इज्जत और तुम्हारी असलियत बचाने के लिए मैंने सौम्या से जल्दबाजी में शादी की। मेरे फैक्ट्री में जो लड़का काम करता है उसी की बहन से तुम्हारी मंगनी हुई है और उन लोगों ने दहेज देने के लिए मुझसे पैसे मांगे हैं। तुमने दहेज में लड़की वालों से 8 लाख रुपए की मांग की थी। उन लोगों ने शादी के लिए मुझसे कर्ज मांगे थे और तभी मैंने तुम्हारे ऊपर नज़र रखना शुरू कर दिया था। और एक दिन फिर मैंने सौम्या को तुम्हारे साथ देखा था तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। उसी दिन ठान लिया कि सौम्या के सामने तुम्हारी हकीकत जरूर लेकर आऊँगा। जो आदमी मुंह खोल कर दहेज मांग सकता है उसके अंदर लालच फूट फूट कर भरी होती है। और आज शायद सौम्या ने तुम्हें पहचान भी लिया है। मेरे लिए इससे खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। और सौम्या ने सही और गलत को पहचान लिया है। आज इसी खुशी में मैं तुम्हें ये सारे जेवर और पैसे, जिन चीज़ों पर तुमने अपना हाथ लगाया है, अब उन्हें अपने पास ही रखो। मुझे उनकी कोई ज़रूरत नहीं। सारा जेवर रोबिन के तरफ फेंकते हुए उसने सौम्या का हाथ पकड़ा। सौम्या की निगाहों में बस शर्मिंदगी के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सौम्या अंदर तक कांप कर रह गई थी। अगले ही पल वह उसे थामे अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ चुका था और फ्रंट सीट पर उसे बिठाते उसने ड्राइविंग सीट संभाल ली थी। सौम्या बुरी तरह से रो रही थी। अब उसे विश्वास था धर्मवीर उसे नहीं छोड़ेगा। वह मिजाज का जितना अच्छा था गुस्से का उतना ही तेज था। अब रोना बंद भी करो यार। रोना तो मुझे चाहिए। इतने अच्छे पति के होते हुए भी तुम उस बेवकूफ़ और लालची इंसान के साथ वहाँ बैठी थी, उसने आम से अंदाज में कहा तो सौम्या ने जल्दी से अपने चेहरे से हाथ हटाए। उसके अंदाज में कोई गुस्सा, कोई मलाल नहीं था। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता वह ऐसा है, लेकिन हकीकत यह है मैं उससे मिलती थी और मैं उसे पसंद भी करती थी। उसने मुझसे मदद मांगी थी तो मैं मना ना कर सकी। अब शब्द उसका साथ छोड़ रहे थे और हाँ, अब शायद एहसास उसे अपनी लपेट में ले रहा था। धर्मवीर ने सर झटका। भूल जाओ जो कुछ हुआ। हम अक्सर जिंदगी में गलत फैसला कर लेते हैं, लेकिन वक्त पर उन फैसलों को बदल देना ही अक्लमंदी है। अच्छा अब चुप हो जाओ, मुझे तो पहले ही बुखार है। ये ना हो रो रो कर तुम्हें भी बुखार हो जाए। दोनों पति पत्नी बीमार होकर कमरे में लेट जाएंगे तो प्रियांशु को कौन संभालेगा? मोहब्बत भरे शब्दों में कहते हुए उसे नरमी से चुप करवा रहा था।
सौम्या ने हैरानी भरी निगाह उस पर डाली थी। उसका बड़प्पन कितना बड़ा था, वह कितनी आसानी से उसकी इतनी बड़ी गलती को माफ़ कर रहा था। शायद यही असली मोहब्बत की निशानी थी जिसके बारे में आज सासू माँ बता रही थी। आंसुओं को साफ करते हुए सौम्या खुलकर मुस्कुरा दी। वह पत्थर के पीछे दौड़ी थी, लेकिन भगवान की कृपा ने उसकी किस्मत में हीरा लिख दिया था और अब उस हीरे को खोना नहीं चाहती थी। शायद यही विधि का विधान था। घर पहुंचे तो प्रियांशु बहुत जोर से रो रहा था। उसने प्रियांशु को गले से लगा लिया और तड़प कर रोने लगी। उसने अपने पति धर्मवीर को भी अपने सीने से लगा लिया। उसने कहा कि मैं तुम दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम दोनों ही मेरी दुनिया हो और तुम दोनों मेरी पूजा भी। उसने प्रियांशु को दूध पिलाकर सुला दिया था। उसके बाद वह धर्मवीर से गुस्से में बोलती हुई उसे डॉक्टर के पास जाने के लिए बोल रही थी, जो कि धर्मवीर को आज बहुत बुखार था। फिर धर्मवीर उसके तरफ मुस्कुराते हुए डॉक्टर को कॉल मिला दिया। जब डॉक्टर ने आकर धर्मवीर को चेक किया तो उसे बहुत तेज़ बुखार थी। डॉक्टर ने उसको दवाई दी थी और उसे परहेज भी बताया था। अब धर्मवीर के सर में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वह अपनी पत्नी सौम्या से ये नहीं बता पा रहा था। सौम्या ने उसके दिल की धड़कन को महसूस कर लिया था। उसके करीब जाकर उसका सर दबा रही थी, जो कि धर्मवीर को ऐसा लग रहा था कि आज उसने पूरी दुनिया को फतेह कर लिया है। आज उसका बचपन का खोया हुआ प्यार उसके सामने, उसके इतने करीब और उसकी सेवा में लगी हुई थी। उसने एक अच्छे आदमी का चुनाव किया था। वक्त ने इतना टाइम लगा दिया उनको एक पास करने में। यही शायद असली मोहब्बत होती है, जिसमें जुदाई, इंतजार, तड़प, हर चीज़ मोहब्बत करने वाले के नाम कर दी जाती है। और धर्मवीर ने बिना किसी लालच के उसका ध्यान रखा, बिना किसी कीमत के उस पर अपना प्यार लुटाया। यही तो असली प्यार होता है, जो धर्मवीर अपनी पत्नी सौम्या से करता था। सौम्या को भी इस बात का अब एहसास हो रहा था। असली मोहब्बत इसी को कहते हैं। आप लोगों से मैं जानना चाहती हूँ, जो मोहब्बत की डेफिनेशन मैंने दी है, क्या सच में यही असली मोहब्बत है, या फिर आपकी नज़र में कौन सी मोहब्बत सच्ची होती है? मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मुझे तो ऐसा लगता है मेरे पति धर्मवीर जैसा मोहब्बत आज तक दुनिया में शायद धर्मवीर ही करते हैं। नहीं तो सिर्फ हर जगह मोहब्बत के नाम पर मोहब्बत की मांग होती है। क्या मैंने सच कहा है? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आज की कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।